जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न पढ़ेंगे लोग। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 4 से लेकर प्रश्न 7 तक पढ़ेंगे लोग। इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न 1 से लेकर 3 तक पढ़े थे लोग। ठीक है, यानी इस चैप्टर में कुल प्रश्न की संख्या 7 है, जिसमें से 3 प्रश्न इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लोग, यानी प्रश्न 1, 2, 3 यानी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे लोग। अब प्रश्न 4, 5, 6, 7 आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, देखिए यानी इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। ठीक है, देखिए इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10th एंड 11th 12th मैथ प्लस साइंस के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यानी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न 4 के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 4 क्या बोला है उसके बारे में हम जानेंगे। एचसीएफ 306,697 बराबर 9 दिया है। बोला है एचसीएफ 306,697 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306,697 बराबर क्या होगा? यही क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी निकालना है। ठीक है, यानी एचसीएफ 306,697 बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो बोला एलसीएम 306,697 बराबर इसका मान कितना होगा, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चूंकि एचसीएफ का मान कितना दिया, देखिए तो एचसीएफ 306,697 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो बोला एलसीएम 306,697 बराबर कितना दिया है, वाट दिया है। ठीक है, यानी एचसीएफ का मान 9 दिया है, इतना बराबर 9 दिया है, तो बोला एलसीएम इतना बराबर क्या होगा, ये क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या होता है, एक फार्मूला होता है, उसको देखिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, देखो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जब यहाँ पर हम एलसीएम का मान निकालेंगे तो क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, अब बाटा में क्या चल जाएगा बहू, एचसीएफ हो जाएगा। क्या होगा, बाटा में एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बाटा जब एलसीएम का मान निकालेंगे तो क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, अब बाटा में क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। ठीक है, यानी यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में बोला है एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बाटा एचसीएफ होता है। ठीक है, एलसीएम का होता है, यदि एचसीएफ निकालने का दिया होता है तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बाटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यदि एचसीएफ निकालना है तो बाटा में एलसीएम आ जाता है, और एलसीएम निकालना हो तो बाटा में क्या हो जाता है, एचसीएफ आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, यानी इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए चूंकि एलसीएम वाला फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, अब बाटा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कितना दिया है, 306,697, दोनों में सेम दिया। ठीक है, 306,697 दिया। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल में इसका होता है गुणा होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दो संख्या कितना है, 306 गुणे 697, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब बाटा में एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान कितना दिया है, 9 दिया है, तो बाटा में क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 से इसमें हम डिवाइड देंगे, यानी भाग देंगे, किसी एक को कटाएंगे। ठीक है, जो कटने वाला होता है उसको कटा देंगे। ठीक है, देखेंगे दोनों में क्या कटेगा, उसके बाद कटाने के बाद क्या करेंगे, उस बाद जो आएगा उसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आपका गुणनफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम का मान हो जाएगा। चलिए इसको डिवाइड दीजिए, 9 से कटाइए, 9 से कटाएंगे, 9 7 63, यानी अब कितना हो गया, 63 होगा, तो यानी 65 दिया तो 2 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 होगा, यानी 9 3 27, यानी 657 9 से कितना बार में कट गया, 73 बार में कट गया। ठीक है, तो 306 गुणे
73 ही होगा यहाँ पर, ठीक है 73 हो गया। अब क्या करें 3 से 6 में 73 सब क्या करें गुणा करेंगे, जितना आएगा वही यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए, 306 में क्या करेंगे हम 73 यानी 73 से गुणा करेंगे, कीजिए 3 छक 18 के 8 हाथ में क्या होगा 1 होगा, 3 में 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 0 4 हो जाएगा यहाँ पर, 7 3 का 21 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 4 13 के 3 हो गया, हाथ में 1 1 2 यहाँ पर 2 यानी 22,338 हो गया, ठीक है 22,338 हो गया। ये क्या हो गया आपका एलसीएम का मान हो गया, ठीक है। यानी एलसीएम का मान कितना आ गया 22,338 हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। इसके बाद आगे हम प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी प्रश्न 4 क्लियर हो गया। अब जानेंगे हम प्रश्न नंबर 5 के बारे में जानेंगे, ठीक है। आपका एलसीएम कितना आ गया 22,338 आ गया, ठीक है। चलिए इसको सटासट जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्नों के बारे में जानेंगे। चलिए हो गया, चलिए अब अगला प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, यानी प्रश्न 5 के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए प्रश्न 5 क्या बोला है, बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत मजा वाला क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बोला है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है, मानेंगे माना प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 डैश, बहुत आगे तक मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में 1 से 3 तक मानेंगे, ठीक है। आप लोग 4 5 6 7 8 10 तक मान सकते हैं, ठीक है। जितना ही ज्यादा मानिएगा लोग उतना ही और बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 3 तक मानेंगे, ठीक है। 3 तक पता चल जाएगा आपका कि 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए, चूंकि मान लीजिए माना प्राकृत संख्या यानी n बराबर कितना 1 2 3 4 डैश आगे ही मान सकते हैं, ठीक है। मान ली क्या माना प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 डैश, ठीक है। यानी हम 4 तक माने, इससे आगे भी मान सकते हैं 5 6, इसका अनंत है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। आप लोग जहां तक मानना है मान सकते हैं, ठीक है। यानी जितना ही कम मानेगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्वेश्चन क्या होगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। यानी आप लोग 1 से 3 तक जाएगा तो पता चल जाएगा कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है या नहीं, ठीक है। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम मान लिए कि माना प्राकृत संख्या n बराबर इसमें दिया नहीं है, ठीक है। मान लिए कितना 1 2 3 4 5 डेढ़, ठीक है, हो गया। और बोला है 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी 6 के पावर क्या दिया है n दिया है, 6 के पावर n दिया है, ठीक है। यानी n क्या करेंगे हम पहले 6 के पावर n के जगह पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद 4 रखेंगे, यानी डेढ़ आगे भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसका मान 0 पर समाप्त होता है कि नहीं, यानी उसका मान 0 आता है या नहीं, ये हमको क्या करना है जांच करना है, ठीक है। बोला नहीं यहाँ पर 6 के पावर n अंक किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यही चेक करना है कि उसके मान रखने के बाद प्राकृत संख्या 1 2 3 4 रखने के बाद उसका मान 0 आता है या नहीं, हमको यही क्या करना है जांच करना है, ठीक है। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम n बराबर 1 से चलेंगे, ठीक है। चूंकि n बराबर कितना चलेंगे हम 1 से चलेंगे, प्राकृत संख्या n बराबर माने 1 2 3 4 माने, ठीक है। तो n बराबर 1 से चलेंगे। अब प्रश्न आपका क्या बोला है 6 के पावर n दिया है, तो यहाँ पर n के जगह पर पहले हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो 6 हो गया, n का मान कितना है 1 से चले तो 1 हो गया। अब देखिए 6 को एक बार पावर का मतलब क्या होता है 6 का पावर 1 दिया, यानी इसका मतलब क्या होगा 6 होगा। 6 को कितना बार लिखना है 1 बार लिखना है। 6 का पावर 2 रहता है तो उसको क्या करते 6 को 2 बार लिखते। 6 का पावर 3 रहता है तो उसको 3 बार लिखेंगे, यानी जिसका पावर जितना बार रहता है उतना बार उसको लिख कर गुणा किया जाता है, ठीक है। तो 6 का पावर कितना है 1 है, इसका मतलब क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर पुनः अब क्या करेंगे n बराबर कितना चलेंगे हम 2 से चलेंगे, ठीक है। n बराबर 2 से, तो देखिए 6 के पावर n है तो 6 हो गया, और n का मान कितना बहुत 2 है तो 2 हो गया। यानी 2 का मतलब क्या हुआ इसको 2 बार लिखेंगे, 6 गुणे 6 यानी 6 में 6 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका 36 होगा, ठीक है। देखिए
यहाँ पर n बराबर 1 से चले हैं तो कितना इसका मान प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। n बराबर 2 से चले हैं तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद उसी तरह पुनः फिर आगे हम चलेंगे, पुनः n बराबर कितना चलेंगे हम 3 से चलेंगे, ठीक है। यानी 6 के पावर n दिया है तो 6 हो गया, n का मान कितना बढ़ेंगे 3 बढ़ेंगे, यानी 6 को 3 बार लिखेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी जिसका पावर जितना रहता है उसको उतना बार लिख कर गुणा किया जाता है, ठीक है। तो 3 बार लिख दिए तो 6 1 36, 36 में 6 से गुणा करें कितना होगा 216 होता है, यानी कितना हो जाएगा 216 आपका हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। और उसी तरह n बराबर हम कितना चलेंगे, 4 से चलेंगे, 5 से चलेंगे, 6 से चलेंगे, यानी यहीं तक पता आपको चल गया कि 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। बोला है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है। तो प्राकृत संख्या आप लोग जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, अनंत इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या आपको मान लिए 1 2 3 4 मान लिए, ठीक है। उसे बोला है 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम n 6 के पावर में n दिया है, यानी n दिया है तो हम पहले 1 से चलेंगे n बराबर, फिर 2 से चलेंगे, फिर 3 से चलेंगे, फिर 4 से चलेंगे, ठीक है। और उसके मान देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम 1 से चले हैं तो कितना उसका मान आया 6 आया है, 2 से चले तो कितना है 36 आया, 3 से चले तो 216 आएगा, उसी तरह 4 से चलेंगे तो जितना है, ठीक है। यानी इसका किसी में इसका मान 0 आया है, देखिए तो 6 आया, 36 आया, 216 है, 0 आया है नहीं आया है, किसी का मान भी 0 नहीं आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे हम 1 से लेकर इन्फिनिटिव, यानी 100 50 1 2 कुछ भी रखेंगे तो इसका मान क्या होगा 0 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखिए चूंकि कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या 6 के पावर n अंक 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए समझ आया कि नहीं। किसी को कोई डाउट है इसमें तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं से प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। फिर उसको हम दोबारा उस पर वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम अगले वीडियो के अगले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। यानी 4 क्लियर हो गया प्रश्न, 5 क्लियर हो गया, अब जानेंगे 6 के बारे में, ठीक है। उसके बाद 7 के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगले वीडियो अगले प्रश्न के बारे में हम जानेंगे। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, समझ गया ना। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 क्लियर हो गया, 5 क्लियर हो गया, उसके बाद 6 के बारे में जाना, ठीक है। 6 प्रश्न क्या बोला देखिए, बोला व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बोला भाज्य संख्या क्यों। देखिए भाज्य संख्या वही होता है जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है, वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे अभाज्य संख्या यानी 13 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बोले तो यानी अपने को छोड़कर, यानी स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, ठीक है। 13 जो है 13 से कटेगा, 19 है 19 से ही कटेगा, किसी पारा में नहीं आता है। उसके बाद 23 है 23 से कटेगा, 29 है 29 से कटेगा, 31 है 31 से कटेगा, ठीक है। ये स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को गुणा करेंगे, उसके बाद 13 को जोड़ेंगे, फिर इसमें भी गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। और दोनों संख्या को देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कि स्वयं को छोड़कर यानी अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है कि नहीं। यदि किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा तो भाज्य संख्या होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए तो इस प्रश्न में बोला है भाज्य संख्या क्यों है,
तो भाज्य संख्या क्यों है, इसका मतलब जो गुणा करने के बाद क्या आएगा, ये भाज्य संख्या आएगा। तो भाज्य संख्या क्यों आएगा उसको क्या करना है, उसका रीजन बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम प्रश्न में जानेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, क्योंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 यही ना दिया जी। तो क्या करें हम इसको गुणा करें, गुणा कीजिए 11 में 7 से गुणा करें कितना होगा, 11 7 77 होता है। ठीक है, फिर 77 में हम 13 से गुणा करेंगे। 77 में क्या करेंगे हम 13 से गुणा करें, कीजिए 3 7 21 के एक हो गया हाथ में 2, 3 7 21 और 2 23 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। 1 7 3 10 के 0, 7 2 9 1 10, यानी कितना हो गया 1001 आ गया। ठीक है, अब प्लस क्या है 13 प्लस 13 हो गया। अब 1001 में क्या करेंगे हम 13 को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे, तो क्या होगा 1001 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1000 आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी इस संख्या को पहले स्टेप को गुणा किया तो कितना हो गया 1014 हो गया। ठीक है, फिर अगला स्टेप देखिए बोला है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे। चलिए पुनः कितना दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये नहीं दिया जी। चलिए इसको गुणा कीजिए। देखिए गुणा करने का ट्रिक होता है, जिधर से आपको इजी पड़ता है गुणा करने का उधर से आप गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये जो नहीं है कि शुरू से कंटिन्यू गुणा करते जाएंगे, बीच में से इधर से भी कर सकते हैं, इधर से यानी जिस एरिया से आपको अच्छा लगे यानी इजी लगे उधर से आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 23 60 होगा, 60 दूना 120 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 20 में 1 से करेंगे क्या होगा 120 होगा। ठीक है, अब देखिए 120 में हम क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 12 छक 72 होता है, 12 छक 72 यानी कितना हो जाएगा 720 होगा। 720 में क्या करेंगे हम 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कीजिए 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हो गया, हाथ में 1 7 7 49 से कितना होगा 50 यानी कितना आ गया 5040 आ गया। ठीक है, आप प्लस कितना दिया है इसमें प्लस 5 है। अब क्या करेंगे प्लस 5 को जोड़ेंगे यानी 5040 में 5040 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5045 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है व्याख्या कीजिए कि इतना इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या कब होता है बाबू, जब स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है यानी उसमें भाग लग जाता है, तब जाके वो संख्या क्या होती है भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला स्टेप कितना है 1014 है। 1014 संख्या है किसी अन्य संख्या से कट सकता है। ठीक है, यानी 1014 जो संख्या है 2 से कट जाएगा, 2 से कटा यानी स्वयं को छोड़कर 1014 का मतलब यानी 1014 स्वयं यानी 1014 से ही कटता तो भाज्य संख्या नहीं होता है। यानी 1014 जो है 2 से कट सकता है। ठीक है, 3 से चेक करेंगे तो शायद 3 से भी कटेगा, 3 3 9 11 होगा, 3 3 9 3 8 24 3 से भी कट सकता है। ठीक है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार 5045 जो है ये भी क्या होगा 5 से कटेगा यानी स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, चूंकि 1014 और 5045 1014 और 5045 स्वयं को छोड़कर क्या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है, अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है, अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। देखिए इसका रीजन हो गया ना बाबू, बोला है कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या क्यों है आप लोग को मालूम चल गया, समझ में आया कि नहीं। यानी 1014 इसको गुणा किए तो कितना आ गया 1014 आ गया, इसको गुणा किए तो 5045 होगा। तो 1014 संख्या है यानी स्वयं को छोड़कर यानी अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। ठीक है, 2 से जाहिर सी बात है जिस संख्या के लास्ट में यदि सम संख्या आता है तो समझिए वो 2 से क्या होगा विभाजित होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और ये 3 से भी कटेगा, 3 3 9 इसमें 1 बचेगा, फिर 11 होगा, 3 3 9 फिर 2 बचेगा, 24 होगा, 3 8 24 यानी 3 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है। ठीक है, तो स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। उसी प्रकार 5045 जो है स्वयं को छोड़कर यानी 5 से विभाजित हो रहा है, और भी किसी संख्या से चेक करेंगे तो विभाजित हो शायद 3 से भी हो सकता है। ठीक है, यानी
स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, यही क्या, इसलिए क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है कोई भी संख्या, तो ये संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए। तो चलिए अब इस चैप्टर का यानी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट प्रश्न जानेंगे, यानी प्रश्न नंबर 7 के बारे में जानेंगे। ठीक है, 7 प्रश्न क्या बोला है उसके बारे में जानेंगे। चलिए फटाफट पहले इसको स्क्रीनशॉट मारिए। समझ में आया कि नहीं? यदि किसी को किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर मैं उसके बारे में आप लोगों को लाइव आकर लाइव क्लास भी चलाऊंगा। 2-4 दिन के बाद हो सकता है आप लोगों को लाइव क्लास चलाऊंगा। ठीक है, थोड़ा व्यवस्था भी नहीं है लाइव के लिए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। व्यवस्था धीरे धीरे हो जाएगा, लाइव क्लास भी चलने लगेगा। ठीक है, कहीं से भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लो फिर उस चैप्टर पर यानी उस क्वेश्चन पर फिर से हम स्पेशल उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए बाबू देखिए अगला प्रश्न के बारे में हम जानेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न नंबर 7 के बारे में जाना। देखिए ये जो प्रश्न है 7 नंबर जो प्रश्न है, इसका क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसलिए बोर्ड पे इसको नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए हम पढ़ के इसको सुना देते हैं, उसके बाद बोर्ड पे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न 7 क्या बोला ये किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। बोला है किसी खेल के मैदान के चारों एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। फिर बोला है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में शून्य को 18 मिनट लगते हैं। बोला है इस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में शून्य को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, सोनिया कोई लड़की है, उसको एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। और रवि इसी मैदान के पथ को एक चक्कर लगा रहा है तो उसको कितना लग रहा है, 12 मिनट समय लग रहा है। तो बोला है मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। बोला है दोनों लड़का और लड़की यानी सोनिया और रवि दोनों एक स्थान से एक ही समय पर, ठीक है, वो लोग क्या करना है, दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बोला एक ही दिशा में चलते हैं कितने, बोला एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बोला कि एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, उस पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, जबकि उसी वृत्ताकार पथ को रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा लड़का तेज दौड़ता है लो और लड़की थोड़ा स्लो दौड़ती है लो। ठीक है, तो लड़की को क्या हो रहा है, उसी पथ को दौड़ने में यानी एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब बोला दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में क्या हो रहा है, दौड़ना स्टार्ट करता है लोग। ठीक है, तो बोला फिर दोबारा वो लोग अपने स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे लोग। ठीक है, वही क्या बोला है, प्रारंभिक पहुंचने का समय पूछा है। ठीक है, बोला है क्या प्रश्न, बोला है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे यानी कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जिस स्थान से वो लोग दोनों दौड़ना स्टार्ट किए हैं उस स्थान पर कितने देर बाद मिलेंगे। ठीक है, यही क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोला है चूंकि एक वृत्ताकार पथ के मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लगा समय, सोनिया द्वारा कितना समय लगा था, 18 मिनट। कितना लगा था, 18 मिनट। ठीक है, चलिए 18 मिनट हो गया। उसके बाद बोला है इसी वृत्ताकार पथ को रवि द्वारा कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है चूंकि
एक वृत्ताकार पथ के मैदान के चारों मैदान के चारों ओर, और यहाँ पर छूट गया, ठीक है, और लिख दिया, चारों ओर एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लगा समय कितना बहु 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट। समझ गए कि नहीं? देखिए, एक वृत्ताकार पथ के मैदान के चारों ओर, यहाँ पर और छूट गया, और आप लोग लिखिए, चारों ओर एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लगा समय 18 मिनट, ठीक है। फिर एक वृत्ताकार पथ के मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लगा समय 12 मिनट, ठीक है। सोनिया द्वारा 18 मिनट लग रहा है, रवि द्वारा 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद, यानी कितने देर बाद वो मिलेंगे, ठीक है। इसका क्या निकालना, वो एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकालने का क्या हो जाएगा, आपका समय निकल जाएगा, ठीक है। दोनों को एक स्थान में मिलने का समय प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला कितना दिया, 18 मिनट दिया है, ठीक है। तो क्या करें हम, 18 का पहले गुणनखंड करें, कीजिए, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, फिर 3 निकम 3, यानी इसका गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2, सॉरी 3 है, 2 गुणे 3 गुणे 3, यही ना आया जी। उसके बाद क्या करेंगे हम, 12 को करेंगे। देखिए 12 करेंगे क्या, 2 6 12, फिर 2 3 6 होगा, फिर 3 कम 3 होगा। इसका गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 उसका 3 है, 2 गुणे 3 हो गया, 2 गुणे 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करें हम, एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। देखिए, इसके पहले वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, पहले एचसीएफ को लिखा जाता है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है, जो दोनों में शामिल रहता है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो देखिए आपका एचसीएफ, इसमें कौन कौन होगा, ये दो शामिल हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, एक 3 शामिल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ में चला जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए, तो जो एचसीएफ में जो आपको आता है उसको पहले लिखा जाता है, उसका बाकी संख्या को लिखा जाता है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो एचसीएफ आयर आता है, जो एचसीएफ में जो संख्या मैच करता है उसको पहले लिखा जाता है, उसका बाकी जो संख्या होता है उसको भी लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 मैच कर रहा है, तो 2 हो गया, ये एचसीएफ है, ठीक है। फिर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 हो गया। अब बाकी जो संख्या बचता है टोटल को एलसीएम में डाल दिया जाता है। यहाँ पर 3 है, 3 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 है, 2 हो गया, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर एचसीएफ निकालना रहता तो 2 हो गया, 2 मैच कर रहा है। देखिए एचसीएफ वही होता है जो दोनों में शामिल होता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपका 2 हो गया गुणे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये 3 हो गया। इसको गुणा कर दे कितना, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालना होगा तो पहले इस 6 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी संख्या इसमें बचा हुआ रहता है उसको लिखा जाता है एलसीएम में, ठीक है। तो 6 लिखिए, चाहे 2 गुणे 3 लिखिए, तो 2 गुणे 3 हो गया, और फिर इसमें 3 बाकी है, फिर इसमें 2 बाकी है, तो 3 गुणे 2 हो गया। अब चलिए इसको गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी कितना हो गया, 36 मिनट। क्या होगा बाबू, आपका 36 मिनट, ठीक है। ये नहीं है, इसको मिटाइए, सिर्फ नहीं निकलना इसमें। तो सोनिया और रवि क्या होगा बाबू, दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद दोनों आप लोग क्या करेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर जाकर क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि किसी को कहीं से प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। नहीं बाबू, यदि फिर आपसे एक बार और बोल दे रहा हूँ कि इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लो, ठीक है, ताकि आप तक सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। देखिए इस पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th मैथ प्लस साइंस, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा सबसे इजी तरीके से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चले फिर चलते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।